नमस्कार। डोगरी भाषा में लिखे हुए साहित्य से पता चलता है यह भाषा कितनी समृद्ध है। इसके लिए वह सारे साहित्यकार बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अलग अलग विधाओं में साहित्य सृजन किया, लिखा। लेकिन कुछ एक साहित्यकार ऐसे भी हुए जिन्होंने साहित्य सृजन को एक मिशन के तौर पर लिया और एक विषय विशेष को केंद्र बिंदु बनाकर बहुत सारी पुस्तकें लिखी और ऐतिहासिक दस्तावेज डोगरी भाषा को उपलब्ध करवाए। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही साहित्यकार से जिन्होंने वन पर्यावरण पर हिंदी, डोगरी, अंग्रेजी में लगभग 51 पुस्तकें लिखी और उन्हें डोगरा ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है। श्री ओपी विद्यार्थी जी, सर आपका एक्सेक्चर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप जिस तरह से पर्यावरण के साथ बहुत शिद्दत से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है आपका बचपन जैसे रामनगर में बीता, वहाँ पे आपका जन्म हुआ, तो वहाँ वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। उसके बाद अब में आपने यूनिवर्सिटी में एमएससी बॉटनी आपका सब्जेक्ट रहा, फिर आप जेकेएस में गए, उसके बाद आप आईएफएस क्वालिफाई करके फॉरेस्ट्री सर्विसेज में आए। तो ये बचपन से रुझान था वनस्पतियों से, पक्षियों से बात करने का? एक तो भारतीय परंपरा या संस्कृति को बोला जाता है अरण्य संस्कृति। अरण्य संस्कृति में वेदों की संस्कृति, वन में से पैदा हुई संस्कृति, एक वो। और दूसरा जो मेरा जन्म था वो दूर दराज रामनगर के मेरे ननिहाल गांव रताल में हुआ। अच्छा। और वो एक पहाड़ी गांव और चारों ओर जंगल का खूबसूरत वातावरण। और जो मेरी पढ़ाई हुई मैट्रिक तक वो भी रामनगर के अलग अलग गाँवों में हुई। अच्छा। तो हर मौसम के रंग को मैंने इतना पास से निहारा कि उसने कहीं ना कहीं मुझे पुचकारा। अच्छा। और उस प्रेम में मेरा जब आगे पढ़ाई का सिलसिला चला तो साइंस कॉलेज के बाद मैंने जो मेरे पास 3 विषय थे, या तो मैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को चुनता, या फिर मैं प्राणी विज्ञान जूलॉजी को चुनता, या मैं फिर वनस्पति विज्ञान बॉटनी को चुनता। और वो जो प्यार था ना वन पर्यावरण से, मुझे लगा मुझे खींच के ले गया वनस्पति विज्ञान की तरफ। और पीएचडी शुरू तो की, लेकिन उसको पूरा करने से पहले मैं चयनित हो जाता हूँ कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और चूंकि मैं वहाँ पे तहसीलदार के ओहदे पर तैनात हुआ, 2-3 साल मैंने वो भी आपने गांव में बिताए होंगे? नहीं, 2-3 साल जो मेरी नौकरी हुई उसमें वो बिश्ना में हुई और चिनैनी में हुई। अच्छा। लेकिन उसमें भी मुझे लगा कि मेरा वनस्पति विज्ञान का जो प्रेम है ना वो दूर छूट जाएगा अगर मैं इसी नौकरी में रहता हूँ। सेक्रेटेरिएट में लग जाएंगे कल को, तो आप जंगल का जो नूर है, खूबसूरती है, उसके साथ शायद इतना घुल मिल नहीं पाएंगे। तो मैंने फिर क्या ज्वाइन किया, भारतीय वन सेवा जो यूपीएससी कंडक्ट करती है एग्ज़ाम, और वहाँ पे मैं चयनित होने के बाद मैंने इस सर्विस को ज्वाइन किया। और वो शायद एक टर्निंग पॉइंट मैं मानता हूँ। एक साहित्य में रुचि तो पहले से थी, 78 से मैंने लिखना शुरू किया। 84 में मेरी पहली डोगरी कविता की पुस्तक आई चांदनी दी कंसो। लेकिन उन्हीं दिनों 86 और 87 में, 1986 और 87 में मेरी 2 पुस्तकें आई। एक थी डुगर दी सल्तैर। अच्छा। सल्तैर मैंने डुगर दे रुख बूटे, फ्लोरा के ऊपर, और दूसरी थी डुगर दे जीव जंतु। अच्छा। मतलब वो प्राणी विज्ञान को लेकर, जिसमें मैंने पहली बार डोगरी नाम संकलित किए कि अगर ये जड़ी बूटी है, इसको अगर न्योली कहते हैं तो न्योली हिंदी भाषा में क्या है, संस्कृत में क्या है, अंग्रेजी में क्या है, साइंस में क्या है। अगर डिक्शनरी भी उस तरह से, हाँ, बाद में तो आई, लेकिन मैं 86-87 की बात कर रहा हूँ। तो जिसमें ओम गोस्वामी ने इस काम को बहुत सराहा। और मेरे बहुत से जो मुझे शब्द गढ़ने पड़े, बनाने पड़े साइंटिफिक टेक्निकल टर्म्स के लिए, वो बनाते हुए, जैसे मैमल्स, वो सारे जीव जंतु जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो उसको हिंदी में बोला जाता है स्तनपायी जंतु, है ना। तो मैंने उसको डोगरी में ममेंतु बनाया। अच्छा। क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स को हम जैसे मम्मे ममू बोलते हैं, तो उसके साथ वाले जंतु, तो ममेंतु, ये शब्द जो है मुझे अभी भी याद आता है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा भी मिली। और सिर्फ पर्यावरण, एनवायरनमेंट हमारे पास शब्द हैं, लेकिन डोगरी का इक्विवेलेंट शब्द चपासम बनाया, चपासे का संगम। फिर फ्लोरा के लिए सल्तैर बनाया, जनतैर जो फाना के लिए बनाया। तो ये सिलसिला चलता रहा। अब तो मैं सेवानिवृत्त भी हो चुका हूँ। तो लेकिन आप तखल्लुस अभी भी वन विद्यार्थी ही रखते हैं? हाँ, वो ये कब से आपने रखना शुरू किया? ये तो मेरी पहली रचना जब शराजा में छपी थी 78 में, एक गीत था, जली जाए लंगुआ रियादा जाड़ा जित मेरा लाऊंग गुआचिया, अभी भी याद है। और गोस्वामी जी के पास जब वो गई तो उन्होंने कहा, चूंकि आप विद्यार्थी हो तो
रखा तो उन्होंने इसको, लेकिन मैंने इसको छोड़ा नहीं। मुझे लगा यार मैं तो सीखता रहूंगा। और जंगल इतना समृद्ध हमारा होता है कि इसमें जीव जंतु हों, पक्षी, कीड़े मकोड़े, तितलियां, इतना कुछ है कि सभी के बारे में निगाह रखना, सभी को जानना। और अलग अलग भाषाओं में इनके जो नाम है, इवन डोगरी में जो डुडू बसंतगढ़ में नाम है वो कठुआ में नहीं होगा। जैसे आप बदल जाता है। एग्जाम्पल दें, अर्थवर्म है ना, जिसको हिंदी में तो केंचुआ कहते हैं, लेकिन अगर हम हीरानगर कठुआ में बोलेंगे ये क्या है, वो बोलते हैं गंडुआ है। लेकिन मेरे रामनगर में उसको बोलते हैं सलकुआ है। तो कितना वेरिएशन होती है नाम में, चाहे वो डोगरी, जैसे गरना है, मेरे रामनगर में उसको गरना बोला जाता है, लेकिन बसोली में उसका नाम गरंडा हो जाता है। और गुज्जर लोग उसको ग्राच भी बोलते हैं, जबकि हिंदी में उसका नाम करौंदा है। तो ये सारी जो वेरिएशन है, इसको खोजना या इसको जानना आसान नहीं है। और इसलिए मैंने विद्यार्थी का जो पेन नेम है इसको जारी रखा। आपकी 51 पुस्तकें अभी तक पब्लिश हो चुकी हैं, उसमें कविताओं पर भी हैं, उस पर निबंध भी हैं, लेकिन उनका सभी का केंद्र बिंदु पर्यावरण, वनस्पति, जीव जंतु ही। आपने देखा ही होगा कि जैसे मौसम बदलते हैं ना, जैसे जब बसंत आती है, पिछले साल की बसंत, इस साल की बसंत और जो आएगी बसंत, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये बसंत वही है जो पिछले साल सेम नहीं हो सकती। आपको एक नया रोमांच पैदा करता है मौसम, और मौसम में जीवंतता होती है, ताजगी होती है। तो जंगल में भी हम जब विचरण करते हैं तो आपके जो ख्याल है ना, वो भी नए नए ताजे ताजे ख्याल आते हैं, नए आते हैं। फिर लिखा जाए, इसको इस एंगल से लिखा जाए, वैसे लिखा जाए। तो इसी के चलते मैंने कभी कहानी लिखी, तो जंगल की, जैसे एक कहानी मेरी अच्छी चर्चित भी हुई, जंगल अस्या है। अच्छा, जंगल अस्या है। या फिर मैंने इस पे कविता लिखी, और एक संकलन जो है, जो मेरा दर्द था कि जंगल में कहीं ना कहीं हरास भी हो रहा है विकास के चलते, तो दर्द जंगल का, जिसमें कई किस्म की कविताएं मैंने जोड़ी। तो एक तो समृद्ध और एक आशा की बात है, लेकिन उसी के साथ जुड़ा हुआ जो हरास है और निराशा की बात भी है। तो दोनों को साथ साथ समन्वय के साथ ले जाना, उसके लिए अलग अलग एंगल से मैं किताबें लिखता रहा। साहित्य के माध्यम से वो चेतना भी देते रहे। सर, डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि जंगल अस्या, क्या वाकई जंगल अभी हंस रहे हैं? डेवलपमेंट के नाम पर हम कितने पहाड़ों के साथ, कितने जंगलों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, पक्षियों के साथ, परिंदों के साथ, जानवरों के साथ। किसी भी विकास की कोई भी हमारी योजना हुई ना, हरास तो होगा ही। लेकिन सर, एक कई बार देखने में आता है कि जैसे बाहर की बात का, आप तो ज़्यादातर बाहर भी जाते रहे हैं अब्रॉड, तो वहाँ पर जो पुराने पेड़ पौधे हुआ करते, बड़े बड़े पेड़, तो डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि पेड़ को नुकसान ना पहुँचे। हमारे यहाँ पे जेसीबी चलाई जाती है कि पूरे के पूरे उखाड़ ही जाते हैं और कंक्रीट बना दिया जाता है पूरा का पूरा। मैं इसमें कहूँगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जंगल भी रहे, तो जंगल में ही वो चीज़ें भी बनाई जाएँ? बिल्कुल सही क्या आप कह रहे हैं, आपका इशारा सही है। कुछ हद तक ये होता भी है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है ना, कोऑर्डिनेशन ज़्यादा वर्टिकल रहती है हमारी हायरार्की में ना, नीचे से ऊपर रहती है। जबकि ज़रूरत है, अगर पर्यावरण के एंगल से, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। माने एक डिपार्टमेंट, वन विभाग है, दूसरा PWD है, तीसरा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, चौथा कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट है। हम सबको एक लेवल पे सोचना है, पर्यावरण साझा है, इसकी गुणवत्ता बनी रहे तभी तो पीने का पानी साफ होगा, मिलेगा, साफ हवा मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोच में जो हायरार्की है ना, वो ज़्यादा हावी हो जाती है। क्यों मेरे बॉस ने कहा, मेरे मंत्री जी ने कहा, तो वो एक बिल्कुल वर्टिकल तरीके से इनपुट नहीं दे पाता जी। अगर हम हॉरिजॉन्टली कोऑर्डिनेशन करें और हॉरिजॉन्टली सोच के अपनी योजनाओं को आगे ले जाएं, तो मुझे लगता है शायद हम और सुदृढ़ ढंग से, अच्छे तरीके से, पर्यावरण का ख्याल रखते हुए, इतना ज़्यादा हरास नहीं करते हुए अपने विकास को आगे ले जा सकते हैं, मेरा मानना है। आप जंगल के साथ बहुत क्लोजली कनेक्ट रहे और आपका शौक भी रहा है, और आपने IFS में फॉरेस्ट्री सर्विसेज ज्वाइन भी किया, बड़े बड़े ओहदों पे भी रहे सर आप। तो जंगल से बात करते हुए कभी जंगल ने ये कहा कि मेरी वाटर बॉडीज़ की तरफ भी ध्यान दो, अगर यहाँ पे रोड बनती है, यहाँ पे पुल बनते हैं, तो वो वाटर स्ट्रीम जो होती हैं वो मर जाया करती हैं, क्योंकि अब वहाँ पे आप झरने नज़र नहीं आते उन जंगलों में। रामनगर जैसे यहाँ पे आप पैदा हुए, आपका बचपन भी था, वहाँ पर जो झरने पहले निकला करते, जिसे अखदे कुर्जदा बेड़ा पानी है, वो बहुत हद तक बंद हो चुके हैं। तो पीने के पानी की समस्या भी वहीं से आरंभ होती है। बिल्कुल होगा। मुझे अभी याद आता है, जो मैं जहाँ पैदा हुआ ननिहाल में और रताल में, जब हम बच्चे थे और तब हम जाया करते थे, तो जंगल घना था, जगह जगह झरने थे,
जो फल सब्जी खीरा में रास्ते में मिलता था, उसका स्वाद कुछ और होता था। और रामनगर से जाते हुए उस गांव तक कहीं ना कहीं मुझे 8-10 घंटे लग जाने, और उस 10 घंटे में रोमांच पैदा होता था। लेकिन अभी मैं देखता रहा कि जब सड़क पहुंची, सड़क चलने से कहीं ना कहीं वन भी कटे, झरने भी सूखे, और धूल का भी वातावरण हुआ, और लोगों में जो पर्यावरण प्रेम था, जो जंगल का प्रेम था, जो जंगल से रूबरू होने का मौका था, वो भी हाथ से फिसल गया। ये चीज़ें आपकी कविताओं के माध्यम से भी उद्भव में आती हैं, और आपके जो कोई भी साहित्य आप सृजन कर रहे हैं उसके माध्यम से आप ये तो बातें उठाते ही हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी हो रहा है? इस बार सर्दी भी ज़्यादा नहीं हुई। ये तो सिर्फ जम्मू की बात नहीं है, ये तो भौगोलिक परिस्थिति है, पूरी समस्या भी भौगोलिक ग्लोबल है। क्योंकि जब हम रूस और यूक्रेन की युद्ध को नहीं रोक सकते हैं, और इतना ज़्यादा पोल्यूशन प्रदूषण होता है, पर्यावरण सिर्फ वहाँ का खराब नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं पूरी जलवायु को इम्पैक्ट करता है। तो जब ये आप देख रहे हैं, पहली बार जम्मू में ये जो सर्दियाँ हैं, सर्दियाँ महसूस ही नहीं हुई। हमें अभी से फरवरी के महीने में ही गर्मी दिख रही है। और एक खास फूल जो है, जिसको डोगरी में रामनगर बिलावर में च्यू कहा जाता है, और रजौरी में हरदुल कहा जाता है, और भैरो घाटी त्रिकुटा हिल्स में चले जाएं तो उसी का नाम मदाल हो जाता है, और अगर डलहौजी चंबा में हिमाचल में तो बोरांस होता है, और वो नेपाल का राष्ट्रीय फूल है, जिसके बारे में मेरे जो साहित्य अकादमी पुरस्कृत किताब है च्यू दे चमने करके एक मैंने निबंध भी लिखा था, क्योंकि ये नानी ने मुझे ये फूल सबसे पहले दिखाया था, और इस फूल से मैं बचपन से जुड़ा हूँ। ऐसे तो कल रोज डे माना जाता है वैलेंटाइन डे के हिसाब से, लेकिन इसको जो च्यू है, बोरांस है, रोडोडेंड्रन, इसको कहा जाता है हिमालय का रोज ट्री। तो एक किस्म के गुलाब की तरह दिखने वाला हसीन और लाल शबाब का फूल है, और इसके खिलने का समय रहता है होली के बाद। तो होली चूंकि अभी मार्च में आनी है, तो ये फूल अभी से, मुझे कल ही वहाँ से फोटो मिले बनी के इलाके से, वहाँ ये खिल चुका है, और उत्तराखंड में भी कुछ जगहों में खिल चुका है। तो ये जो महीना पहले खिल गया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग है। टेम्परेचर अधिक होने से पेड़ पौधे जो हैं वो जल्दी से ही गर्मी का एहसास करने लगे हैं, तभी तो बोरांस के फूल खिल चुके हैं। तो ये ये एक किस्म के सांकेतिक प्रकृति के संकेत होते हैं। क्या हम इन संकेतों के प्रति सचेत होते हैं? क्या हम इन संकेतों से कुछ सीखते हैं, ताकि हम अपनी जीवन शैली बदलें? ताकि मैं बाजार जाता हूँ, अपना थैला लेके जाऊँ, कम से कम मैं मोम प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करूँ। तभी सूर्यपुत्री है, वहाँ पे भी हम कई बार मोम लिफाफे देखते हैं। क्या हम इतने सचेत हैं कि अब आने वाले नवरात्रों में हम साग को ले जाएंगे, तो साग को या तो किसी मिट्टी के उसमें ले जाएंगे बर्तन में, और उस बर्तन को भी वापस ला सकते हैं, ना कि हम ऐसा मोम प्लास्टिक में ले जाएं थैली, वो वहाँ छोड़ें। तो बहुत सी मुझे लगता है छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अगर हम पूरी जनता को जागरूक करें, और पूरी जनता जो है ये सोचे कि मेरा परिवेश, मेरी सूर्यपुत्री, तभी मेरा आसपास पड़ोस साफ रहना चाहिए, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ हद तक सुधार होगा। आपकी जिस किताब पर आपको साहित्य अकादमी के पुरस्कार से, प्रतिष्ठित पुरस्कार से सन 2002 में सम्मानित किया गया, त्रिप त्रिप चेते, वो एक ट्रैवलॉग था। जी, वो भी मुझे लगता है इसी पे फोकस्ड रहा। उसमें 11 सफ़रनामे थे। जी। तो उन सफ़रनामों की जो खास बात है, पहली बार डोगरी साहित्य में निबंधों में वन पर्यावरण सिर चढ़कर बोला। बिल्कुल एक नई पहल थी, जिसके लिए दो मत थे। कईयों ने कहा जाए इसको साहित्य माना जाए, नहीं माना जाए, लेकिन जो जिस तरह से मैं एक फूल की बात करता हूँ, पक्षी की बात करता हूँ, नदी की बात करता हूँ, वो बिल्कुल लिटरेरी स्टाइल है। और उस लिटरेरी स्टाइल में एक पोइटिक अंदाज भी है, और एक रवानी भी है। हालांकि वो प्रोज है, लेकिन प्रोज में भी पोइट्री के आपको दिखेंगे। तो एक तो वो बात थी, और दूसरा जो जड़ी बूटी है या पेड़ परिंदे, एक उसमें बड़ा अच्छा निबंध है बर्ड वाचिंग के ऊपर, लेकिन बर्ड वाचिंग को मैंने ब्रैकेट में रखा और उसको हिंदी में लिखा, डोगरी में लिखा पखरूपाल। अच्छा। और वो तो शराजा डोगरी, जब शिवराम दीप थे संपादक, तो उन्होंने उसको छापा भी था। और वो जो है जिसमें परिंदों के डोगरी नाम और बहुत से डोगरी नाम, पहली बार मैंने, रुमाल सिंह पटवाल जी हुआ करते थे बिलावर के, वो भी फॉरेस्ट में थे, फिर रिटायर हुए, वो बहुत बड़े, उन्होंने मुझे नाम दिए थे ये। अच्छा। रुमाल सिंह पटवाल, अभी मैं उनको भूलता नहीं हूँ। उस वक्त कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मैं आ चुका था। अच्छा। लेकिन मेरा प्रेम जो था वो वन पर्यावरण तो था ही। तो मैंने कई बार उनसे बैठ के करके हमने ये सारे नाम सोचे। इस परिंदे को लांगड़ दुम्बा कहते हैं, पून चिड़ी कौन सी होती है, प्रेऊ परिंदा कौन सा होता है। तो इन सारे शब्दों को भी मैंने उस त्रिप त्रिप चेते वाली किताब में जोड़ा। फिर
उसमें एक पहली बार एक बहुत ही अच्छा लेख जो है वो लद्दाख पे था। अच्छा। पूरी लद्दाख की रोमांच यात्रा जो 1993 में हुई, 93 में, उसके बारे में मैंने फिर वनस्पतियों की बात की कि जिसको डोगरी में ये कहा जाता है वो लद्दाखी भाषा में उसका नाम ये क्या है। है? तो उस तरह से वो एक मुझे लगता अच्छी एक कनेक्शन भी बनता है। अच्छी वन पर्यावरण जैव विविधता की शब्दावली को लेके भी उसमें एक पहल थी, जिसको शायद हमारे जो निर्णायक गण थे, अब तो निर्णायक भी अच्छे थे जिन्होंने इसको, एक तो देशबंधु डोगरा नूतन थे, एक जितेंद्र उधमपुरी थे और एक कुंवर बिजोगी थे। वो सारे एक्सपर्ट। अच्छा लगता है कि ऐसे गुणी विद्वान लोगों ने ही फैसला लिया कि इस किताब को हम साहित्य अकादमी पुरस्कार देते हैं 2022 का। जी। सर आपका एक मूवमेंट चल रही है, बहुत पॉपुलर मूवमेंट है और बड़ी अवेयरनेस के लिहाज से, ट्री टॉक। जी 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 बिल्कुल। उसके सैकड़ों हज़ार से मतलब 2000 के लगभग 1600 होने वाले 1600 शोज़ हो चुके हैं उसमें, जो जहाँ पे आप यूथ्स को भी अवेयर करते हैं पर्यावरण के बारे में। एक ऐसा एक्सपीरियंस है ट्री टॉक, मतलब कितनी संवेदना आप ट्री से ले पाए हैं और आगे प्रचारित कर रहे हैं उसी संवेदना को, क्योंकि ज़माना देखा जाए तो संवेदनहीन हो चुका है। इसमें एक तो मेरा अपना रुझान, जुनून वो तो है ही शामिल, लेकिन मैं इस मीडिया को बहुत श्रेय देता हूँ, खास करके प्रिंट मीडिया और डेली एक्सेलसियर। इसमें जब मैंने शुरू किया ना, ये डेली एक्सेलसियर में एक दो एडिटोरियल भी आया। अच्छा। ट्री टॉक को लेके बड़ा रोमांच हुआ यार, एडिटोरियल ट्री टॉक के लिए। और फिर बड़ा एक्सेप्शन आया ना। हाँ, और 1 महीने 2 महीने का जो अग्रिम प्रोग्राम हो जाता है, कहाँ पे प्रोग्राम होगा उसका भी टाइम टेबल जो है एक्सेलसियर में छपा। अच्छा। तो फिर दूरदर्शन जुड़ गया। दूरदर्शन ने हर शाम जब वो ट्री टॉक होती थी उसको अच्छे तरीके से दूरदर्शन में भी कवरेज दी। तो लोगों में इतना रोमांच पैदा हुआ और पहली बार एक ऐसा लगा, ऐसा प्रोग्राम कि हम जंगल में सैर कर रहे हैं, सैर के साथ साथ हम ज्ञान का वर्धन भी कर रहे हैं। और मैंने इसको सिर्फ ऐसे नहीं रखा कि कोई वीआईपी कल्चर है। वहाँ जितने भी लोग हैं, अगर आपको किसी पेड़ के बारे में, किसी तितली के बारे में, नदी के बारे में कुछ कहना है, यू आर मोस्ट वेलकम। और सिर्फ वो एक किस्म का ज्ञान ही नहीं, वहाँ हमने कविता को भी शामिल किया, गीत को भी शामिल किया, संगीत को भी शामिल किया, हिस्ट्री को भी शामिल किया। कल्चरल एक्टिविटीज भी। जियो पोता घाट है, अगर तो जियो पोता घाट एक पेड़ से है भाई। 17 जून 1822 राज तिलक होता है महाराजा गुलाब सिंह जी का, वो एक पेड़ के नीचे हुआ, जिस पेड़ का डोगरी में नाम जियो पोता है, इसलिए वो जगह का जियो पोता है। जियो पोता पेड़ ये है। तो क्यों इसको जियो पोता कहा गया? क्योंकि संस्कृत नाम पुत्र जीवक है और इसके बीज जो है, बीजों का चूर्ण गर्भवती माँ को दिया जाता था ताकि वो उसके हार्मोन बैलेंस रहे। और ये बात जो है वैज्ञानिकों ने भी इसको स्वीकारा, आज स्वीकारा, लेकिन हजारों साल पहले हमारे बुजुर्गों ने, जहाँ आयुर्वेदा के आचार्यों ने कैसे ये जान लिया था कि ये जो इसका बीज का चूर्ण है, ये गर्भवती माँ के स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि अभी जो बच्चा अनबॉर्न चाइल्ड है उसके सेहत का भी ध्यान रखेगा। और इसलिए अंग्रेजों ने इसका नाम दिया चाइल्ड लाइफ ट्री। अच्छा। कितनी खूबसूरत बातें हैं हमारे इतिहास में पेड़ों से जुड़ी हुई। तो हमने इन सारी चीज़ों को जो है आपस में साझा करने का जो बीड़ा उठाया था 19 दिसंबर 2010 को, आप जानिए अब 2025 आ चुका है, 15वें साल में ये पेड़ परिचर्चा जा रही है और अभी तक इसके 1590 कार्यक्रम हो चुके हैं। और कल भी हम मांडा में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में सेमल के पेड़ को लेके एक कविता पाठ और सेमल के ही अलग अलग फूल पत्ती और इसकी जो कलियां हैं उनकी साग सब्जी रायता कुछ बनाने जा रहे हैं। और इसमें नाम एक तरफ हो के संस्कृत में क्या है, मलयालम में क्या है, बंगला में क्या है, उन नामों की चर्चा होगी, फिर कविता पाठ होगा और साथ में ही वन्य कंदमूल के कुछ व्यंजन भी परोसे जाएंगे। सर बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं, साइंस जब सब्जेक्ट पढ़ा करते थे बचपन से, लिविंग बींग्स में एक तो ह्यूमन आ गए, एक वनस्पति आ गई। जैसे आप ट्री टॉक करते हैं तो ह्यूमन की टॉक विथ ट्रीज, जान उनमें भी है, बिल्कुल है, एक्सप्रेशन वो भी देते हैं। अगर पहचानने की जरूरत पंचतंत्र की बात करें तो वहाँ हमारी कई लोक कथाएं भी हैं डोगरी में जहाँ पे पेड़ बोलते हैं, लेकिन आपने उनको महसूस किया है। हाँ, वो है, कई वर्षों से आपने महसूस किया है, तभी आपका एक पैशन बना जंगलों के प्रति, पर्यावरण के प्रति। मुझे सर एक चीज़ बताइए कि आपकी इतनी शार्प मेमोरी कैसे है, क्योंकि आप लगातार डिफरेंट वर्ड्स जो बता रहे हैं उनका उच्चारण करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है और आप लगातार संस्कृत, हिंदी, मलयालम ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। ये कौन सी मेडिटेशन है? क्या जंगलों के प्रति जो लगाव है बचपन से ही वो चीज़ इनग्रैप आपने की है? जैसे एक शब्द है ना पागल, ऐसे तो हम कहते हैं ये पागल है, लेकिन इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज़ है, कोई आपकी खास हॉबी हो सकती है, खास ज्ञान के प्रति रुचि हो सकती है, जिसको गल डालो,
गल डाल लो, मैंने उसको छोड़ना नहीं है। ये मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट है, यह मेरा प्रिय विषय है। और इस विषय से दाएं बाएं मुझे नहीं होना है, मुझे विचलित नहीं होना है, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, उन्हें केंद्रित रहना है और यही इसी में जीना है, इसी में मरना है। ये मेरा ओढ़ना बिछौना हो गया। इतना ज़्यादा जुनून पाल लेना वही शायद ये काम करवाता है जो आप कह रहे हैं कि किस तरह से मैं नाम याद रखता हूँ। क्योंकि मुझे शायद इस विषय के अलावा बाकी विषयों को मैं इतना समय नहीं देता हूँ, या मैं भटकता नहीं हूँ उनमें। मैं अपने आप को मैं विद्वान भी नहीं हूँ और ना ही मैं जाना चाहता हूँ उस दूसरे क्षेत्र में। अपने इस क्षेत्र को चूँकि मैंने ये जिया, बचपन से जिया, फिर मेरा जो प्रोफेशन रहा वो भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा में रहा। और सेवानिवृत्ति के बाद भी पेड़ परिचर्चा के माध्यम से, जैसे अभी हाल में ही एक पुस्तक मेरी आती है पुष्पित पुलकित पथ पे, तो चूंकि वो अमेरिका में मैं गया था और वहाँ की खूबसूरती को और जम्मू की खूबसूरती को मैंने थोड़ा कंपेयर भी किया है तुलनात्मक दृष्टि से। रख रखाव, मैनेजमेंट वहाँ का अच्छा है, यहाँ का अच्छा है, कोई सीख भी है। आप बाहर जाते हैं तब भी आप वही बातें करते हैं, बाहर जाके वही चीज़ें देखते हैं आप। तो ये शायद उसी का फलस्वरूप है कि आपको लग रहा है कि मुझे कोई इसमें फटीग नहीं होती, थकान महसूस नहीं होती, ऊब पैदा नहीं होती, बल्कि ताजगी महसूस होती है। तो नए जो लोग हैं जो लेखन की विधा को अपनाना चाहते हैं, जो पर्यावरण पर लिखना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे आप? क्या घर बैठ के पर्यावरण पर लिखा जा सकता है कि जाना पड़ता है जंगलों में, बात करनी पड़ती है ट्री टॉक की तरह? मुझे याद आता कि सबसे पहली जो किताब जिसमें कल्चर अकेडमी की मुझे सब्सिडी मिली थी, चांदनी दी कंसो, 1984 में वो प्रिंट होके आई थी। उसमें ओम गोस्वामी ने अपनी भूमिका में लिखा हुआ है कि मैं इस विद्यार्थी को जो रोमांसवादी हमारी वो कविता या सिर्जना है, रचना बनाने, इसके प्रति मैं लाल झंडी दिखाना चाहता हूँ। अभी मुझे याद आता है। उन्होंने कहा ये एक विषय है जिसको तो लिखते ही हैं, ये केंद्र में रहता ही है, लेकिन इससे हट करके बाकी विषयों के ऊपर कलम उठाना भी जरूरी है। तो शायद मुझे भी लगा कि वन पर्यावरण के ऊपर इतना ज़्यादा है, थोड़ा बहुत तो लिखा जा रहा था, प्रकृति की श्रृंगार है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ ये समस्या है, समस्या भी है और एट द सेम टाइम जितना इसने संस्कृति को पालन पोषण इसका किया है, संस्कृति को कोई व्रत हो, कोई उत्सव हो, वो बिना प्रकृति के किसी चीज़ के बिना पूरा नहीं होगा। चाहे वो नदी के साथ कुंभ की बात करें हम, चाहे हम वो बछदुआ है, चाहे वो पुगेदा व्रत है, तो हमें गन्ना चाहिए, मूली चाहिए। तो ये जो पर्यावरण में ये जो जैव विविधता है, पेड़ पौधे हैं, या इवन जीव जंतु हैं, जैसे कौवा है, कौवे को हम खिचड़ी खिलाना चाहते हैं, शादी विवाह में भी हम कौवे को बुलाते हैं, परंपरा है हमारी, परंपरा है। तो ये सारी चीज़ें इनके ऊपर लिखना जो है वो भी जरूरी है। तो शायद इसके बारे में मैं उन सभी अपने विद्वानों को जो मेरे शुरू के समय में मुझे मिले और जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मैं उनके प्रति भी बहुत ही कृतज्ञ महसूस करता हूँ। सर, उम्मीद करेंगे जो आपने कहा कि अति आवश्यक है जिस विषय पर लिखना, और भी साहित्यकार उस दिशा में कदम उठाएंगे। आप एक्सेलेंट स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी श्री ओपी शर्मा वन विद्यार्थी जी से। उन्होंने कहा कि उनका तो पैशन है पर्यावरण पे लिखना, वनस्पति पे लिखना, जीव जंतु पे लिखना, और चाहते हैं कि डोगरी साहित्य में और भी साहित्यकार इस विषय को शिद्दत से उठाएं। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।